नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 20 भाग 3 तक देखा था। भाग 3 में आपको एक संकुचनशील पेशी कोशिका की संरचना का वर्णन किया गया था। आपने जाना कि कैसे संकुचनशील पेशी की संरचना बनी होती है, वो कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, आपने भाग 3 में पढ़ा था। अब हम उसके आगे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे आपको भाग 4 के अंतर्गत, जो कि है पेशियों के संकुचन की क्रियाविधि, यानी पेशियाँ यानी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत आपको प्रोसेस भाग 3 में बताया गया था, अभी यहाँ पे डिटेल आपको बताया जाएगा। यानी आपका नेक्स्ट टॉपिक है भाग 4 का, वो है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा कि पेशियों के संकुचन किस पर आधारित होता है, पेशी की कोशिकाओं के संकुचन पर आधारित होता है। पेशियां किससे बनी होती हैं, पेशी कौन से मिलकर बनी होती हैं। तो जब पेशी कोशिकाओं में संकुचन होता है तो जो पेशियां होती हैं उनमें भी संकुचन होता है, और संकुचन और अनुशीथन क्रियाविधि ही किसी भी अंग को ऊपर या नीचे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आपको कल यहाँ तक की संरचना के बारे में बताया गया था कि यही एक क्या होती है, किसी भी पेशी की कार्यशील इकाई होती है, जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जो कि यहाँ पर बना गया है, ये इतना पार्ट जो होता है वो कहलाता है सार्कोमियर, और ये सार्कोमियर हेल्प करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये सार्कोमियर मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे मसल्स यानी पेशियां भी संकुचित होती हैं। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म आपको कल बताया गया था, डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं। आपको इस संरचना के बारे में कल बताए थे कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन का जो चेन है वो है एक्टिन प्रोटीन। आपको बताया गया था कि एक्टिन प्रोटीन के 2 धागे होते हैं जिन्हें हम एफ एक्टिन धागा कहते हैं। एफ एक्टिन धागा जो है जी एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, जी एक्टिन प्रोटीन के बहुलीकरण से बने होते हैं। और इस एफ एक्टिन धागे के साथ साथ 2 अन्य प्रोटीन के धागे बिखरे होते हैं जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन, तो ट्रोपोमायोसिन के जो 2 धागे होते हैं वो एक्टिन के साथ, ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई गई है ये है ट्रोपोमायोसिन धागा। ट्रोपोमायोसिन धागा एक्टिन धागे के साथ साथ लंबाई में, पूरी लंबाई में जाती हैं। फिर आपको बताया गया था कि इन ट्रोपोमायोसिन में जगह जगह पर 3 ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ये रहा 3 ग्लोब्यूलर प्रोटीन, 1 2 3, ये 3 ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन क्या करता है, एक्टिन के उस स्थान को ढके रहता है जो स्थान मायोसिन के हेड से जुड़ती है। ध्यान से समझिएगा, एक्टिन आपने समझ लिया, अब आप समझेंगे मायोसिन। आपको बताया गया था कि मायोसिन जो फिलामेंट होता है, मायोसिन तंतु, वो बना होता है मेरोमायोसिन के बहुलीकरण से। मेरोमायोसिन प्रोटीन के बहुलीकरण से मायोसिन बना होता है। और आपको बताया गया था कि मेरोमायोसिन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक उसका हेड रीजन जो कि एक आर्म के साथ होता है यानी भुजा के साथ होता है, और एक उसका पूंछ होता है। उसके हेड रीजन को कहते हैं HMM यानी हैवी मेरोमायोसिन, और जो पूंछ होता है उसको हम कहते हैं LMM यानी लाइट मेरोमायोसिन। ये जो इसका सिर होता है, मेरोमायोसिन का सिर, यही क्या करता है, एक्टिन को पकड़कर खींचने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया, देखिए अभी यहाँ पर है सिर, इसका सिर इस पे अटैच होता है एक्टिन पर, और इस एक्टिन को क्या करता है, इधर की तरफ खींचता है। ठीक है, ऐसे पकड़कर इधर खींचता है। देखिए डायरेक्शन दिखाया गया है, एक्टिन को खींचता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये है आपका मायोसिन। मायोसिन का ये हेड है, ये हेड क्या करता है, एक्टिन से जुड़ता है और एक्टिन को खींच के इधर करता है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये वाला क्या करता है, इस डायरेक्शन में खींचता है, और ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में खींचता है। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब खिंचाव करते हैं तो इससे ये जो फाइबर है, ये जो मसल फाइबर है, वो खींचकर संकुचित हो जाता है। अभी इतनी दूरी थी, अब खींच गए हैं, पास हो गए हैं। ठीक है, तो एक मसल फाइबर यानी एक पेशी कोशिका जब खींचती है तो इसका जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाता है, और जब इसी तरीके से हर पेशी कोशिका जब खींचती है तो उससे मसल्स यानी पूरी पेशी खींच जाती है। और
उसे ही कहते हैं पेशी का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। फिर से बताते हैं कि हमारी जो पेशियां होती हैं वो बनी होती है पेशी कोशिकाओं से। बहुत सारी पेशी कोशिकाएं हैं, वो पेशी कोशिकाओं में संकुचन होता है जिससे हमारी जो पेशी है वो खींच जाती है। पेशियों के संकुचन से ही ये ऊपर उठ रहा है, और जब पेशियां अपने सामान्य अवस्था में आ जाती हैं यानी अनुशिथिलन होता है रिलैक्स्ड फॉर्म में, तो वो इस तरह से हाथ हमारा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, विश्राम की अवस्था में जब हम इस पेशी पर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, विश्राम की अवस्था में जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बंधन साइट है, बंधन स्थल है एक्टिन के साथ, वो ट्रोपोनिन से घिरा होता है। ट्रोपोनिन यहाँ पर मायोसिन के हेड को जुड़ने नहीं देता। ट्रोपोनिन का कार्य होता है मायोसिन के हेड को जुड़ने से तब तक रोके जब तक कि हमारी नर्वस सिस्टम से कोई संकेत नहीं आता। इसके बारे में भी आपको बताया गया कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उससे नर्व के माध्यम से इम्पल्स आते हैं, और वो इम्पल्स हमारे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जिससे ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ये एक साइकिल है मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। अब बताते हैं आपको कैसे क्या होता है। आपने पढ़ा था कि जो हमारी मसल सेल हैं उनके पास क्या आता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ से आता है, मस्तिष्क से। वो न्यूरॉन इन मसल सेल्स को क्या करता है, संकेत पहुंचाता है। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन को हम क्या कहते थे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया गया था। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको बताया गया था कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन इम्पल्स को नर्व के ब्रेन से नर्व के माध्यम से इन इम्पल्स को पेशी कोशिका तक पहुंचाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है उसका नाम है एसिटिलकोलिन। ठीक है, एसिटिलकोलिन। तो एसिटिलकोलिन यहाँ पर वर्क करता है, यानी नर्व से इम्पल्स को एसिटिलकोलिन के माध्यम से सभी पेशी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। जब इम्पल्स इन पेशी कोशिकाओं के समस्त सार्कोप्लाज्म पर फैल जाते हैं, तब सार्कोप्लाज्म नहीं, इनके जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा पर जब पूरी तरीके से इम्पल्स फैल जाती हैं तो वो क्या करता है, पेशी कोशिकाओं में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, क्रिया विभव उत्पन्न करता है। अब जब इम्पल्स सार्कोलेमा तक पहुंचते हैं तो पेशी कोशिका के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है, यानी पेशी द्रव। सार्कोप्लाज्म में उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी पेशी द्रव्य जालिका। मैंने आपको सब बताया है। मैंने बोला था कि जब तक आप सारी चीज़ें याद नहीं करोगे तब तक आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आज मैं बोल रहा हूँ, आपको उन्हीं चीज़ों का बेनिफिट होगा जो आपने पहले पढ़ा था। फिर से मैं दोहराता हूँ, जब ब्रेन के माध्यम से इम्पल्स नर्व के माध्यम से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में उपस्थित एसिटिलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पेशी कोशिका में जाता है तो पेशी कोशिका में क्रिया विभव यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। जब ये संकेत यानी यह इम्पल्स सभी पेशी कोशिकाओं पर फैल जाता है, तब पेशी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है जिसे हम पेशी द्रव्य कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसमें उपस्थित पेशी द्रव्य जालिका यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन इतनी ज़्यादा रिलीज होती हैं जिनसे ये जो ट्रोपोनिन है वो कैल्शियम आयन से बंध जाते हैं और इस स्थल को खोल देते हैं। वह स्थल खोलते हैं जो मायोसिन के हेड से जुड़ता है, यानी स्विच ऑन कर देते हैं पेशी के संकुचन की क्रियाविधि को। यहाँ पर होता क्या है, अभी इसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस यानी एटीपी का जल अपघटन होता है तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इसके हेड को क्या कर देती है, एनर्जाइज्ड कर देती है। मायोसिन हेड हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, यानी मायोसिन का हेड क्या होता है, हाई एनर्जाइज्ड होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। और
चूंकि उसी समय कैल्शियम आयन भी रिलीज हुए हैं, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़कर उस स्थान को छोड़ देते हैं। अब ये हेड जाकर एक्टिन के फिलामेंट से जुड़ जाता है। देखिए एक्टिन के जो फिलामेंट है उससे जुड़ जाता है। ठीक, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है। देखिए पहले नंबर का हमने रखा है। कब होता है? जब इंपल्स आता है, इंपल्स आने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बंध जाता है, इस स्थान को छोड़कर चला जाता है। उसी दौरान एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे रिलीज एनर्जी का यूज करते हैं मायोसिन हेड और एक्टिन से जुड़ जाते हैं। मायोसिन हेड अटैचेस टू द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन के मायोफिलामेंट से मायोसिन का हेड अटैच हो जाता है यानी जुड़ जाता है, फॉर्मिंग ए क्रॉस ब्रिज। इससे एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर्मिंग ए क्रॉस ब्रिज। आपसे पूछा जाए कि क्रॉस ब्रिज कब बनता है मायोसिन और एक्टिन के बीच, तो आप बताएंगे कि जब ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन से जो बंध कर उस स्थल को छोड़ देता है तब बनता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, उस एनर्जी का यूज करके इस एक्टिन को इधर डायरेक्शन में खींचेगा। देखिए अभी इसका सर इधर था, अब ये पकड़कर इसको खींच दिया इधर। ठीक, संकुचन यानी इधर का सिरा बनाया गया है, इसको पकड़कर खींचता है इधर। तो जब ये इसको पकड़ के खींचेगा तो ये कहाँ आ जाता है और आगे आ जाता है। देखिए अब इनकी दूरी कितनी कम हो गई है, अभी इतनी दूर पे थे, इधर से ये खींचता है, इधर से ये खींचता है। सारी की सारी एक्टिन्स को सारी की सारी एक्टिन्स को मायोसिन खींचकर और संकीर्ण यानी संकुचित कर देती हैं। जब संकुचन हो जाता है तब जब एक एक पेशी कोशिका में संकुचन होता है तो सारे के सारे उसी समय सभी पेशी कोशिकाओं में संकुचन होता है। जब सभी पेशी कोशिका में संकुचन होता है तो हमारी पेशी में भी संकुचन होता है। तो संकुचन जब होगा तो ये खींचकर ऊपर आ जाता है। देखिए दूसरा प्रोसेस इसी में, यानी ये क्या करता है, पकड़ के इनको खींचता है। रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम एटीपी इनिशिएटिंग द पावर। जो एटीपी से एनर्जी रिलीज होता है वो इनिशिएट करता है पावर को इनमें। द मायोसिन हेड बेंड्स एज इट पुल्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन हेड क्या करता है, पुल्स मतलब इस तरफ खींचता है, और इसके साथ साथ एक्टिन जो कि इससे जुड़ा हुआ है वो भी उस तरफ खींचता है। ठीक, स्लाइडिंग इट टूवर्ड्स द एम लाइन। स्लाइडिंग इट मतलब एक्टिन को स्लाइड करता है, एक्टिन को स्लाइड करता है टूवर्ड्स द एम लाइन। एम लाइन कौन है, यही है ना एम लाइन। आपको बताया गया था मायोसिन के बीच में 3 लाइनें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एम लाइन कहलाती हैं। शुरुआत में ही आपको बताया गया था। तो क्या करता है कि स्लाइडिंग इट टूवर्ड्स द एम लाइन, यानी मायोसिन का हेड एक्टिन को टूवर्ड्स द एम लाइन की तरफ खींचता है। ठीक, देन एडीपी इज रिलीज्ड। अब उसके बाद जो ऊर्जा यूज हो गई है, क्योंकि एटीपी के टूटने पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट उत्पन्न होता है। तो जब ये क्या करता है, मायोसिन हेड एडीपी को जो एटीपी से बना था उसको जब छोड़ देता है तो फिर से ये लो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, यानी इसके पास एनर्जी अब नहीं है, यानी लो कॉन्फ़िगरेशन में ये छोड़ देता है, एक्टिन को फिर से छोड़ देता है। मायोसिन हेड लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, ये थर्ड प्रोसेस है। एज न्यू एटीपी अटैचेस। अभी देखिए, अभी यहाँ पर जब एडीपी को ये छोड़ देता है तो ये हेड भी एक्टिन को छोड़ देता है। ठीक, अभी छोड़ दिया, अब फिर से इसको और खींचना है, इस एक्टिन को और खींचना है, तो फिर से एक और एटीपी आकर जुड़ती है और इसको एनर्जी देती है। एनर्जी देने के बाद फिर से वही प्रोसेस चलता है। ठीक, एक एटीपी का यूज एक बार एक्टिन को उधर एम लाइन की तरफ खींचने में यूज होता है। अब जैसे जैसे ब्रेन के द्वारा इंपल्स मिलते जाएंगे, ये अपना कार्य करते जाएंगे, खींचेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर एटीपी पकड़ के फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर एटीपी पकड़ के, ऐसा चलता रहता है तब तक जब तक कि हमारी जो ब्रेन है उसको इंपल्स देती रहती है। अगर इंपल्स आना बंद हो जाए तो इसका विपरीत होगा। अगर इंपल्स आना बंद हो गया तो जो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यानी पेशी द्रव्य जालिका था, वो जितना भी कैल्शियम छोड़ा था उस सभी को खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। सभी कैल्शियम आयन को अवशोषित करने के कारण ये जो ट्रोपोनिन होता है, सभी कैल्शियम आयन को अवशोषित करने के कारण जो ट्रोपोनिन कैल्शियम से बंधा था अब वो कैल्शियम से मुक्त हो गया। ट्रोपोनिन जैसे ही कैल्शियम से मुक्त होता है ये फिर से उस एक्टिन के जगह को ढक देता है जो मायोसिन के हेड से जुड़ता है, यानी स्विच ऑफ कर देता है।
बात समझ में आई? कब होगा? जब संकेत आना बंद हो जाएगा। अगर ब्रेन से संकेत आ रहा है पेशी के पास कि आपको संकुचित होना है, तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। एक बार मायोसिन के हेड को, एक्टिन को इधर खींचने के लिए एक एटीपी यूज होता है। जैसे ये मायोसिन हेड इसको इधर एक बार खींचा, उसके बाद ये एडीपी को छोड़ देता है, जिससे इसकी एनर्जी लो हो जाती है। और लो होने के बाद फिर दूसरा एटीपी आता है। एज न्यू एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन हेड, द लिंक बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन वीकेंस एंड द क्रॉस ब्रिज डिटैचेस। जैसे ही दूसरा एटीपी आकर जुड़ता है, इसका मायोसिन का हेड एक्टिन से अलग हो जाता है, और तब तक ये नहीं जुड़ेगा जब तक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। फिर से चौथा, एज एटीपी इज स्प्लिट इनटू एडीपी एंड पीआई, द मायोसिन हेड इज एनर्जाइज्ड। जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे इसका हेड फिर से एक्टिन के फिलामेंट से जुड़ जाता है और फिर एक्टिन को खींचेगा इधर, और जैसे ही खींचेगा फिर अपने एडीपी को छोड़ देगा। एडीपी को छोड़ेगा, दूसरा जैसे एटीपी आएगा तुरंत ये लो कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है और एक्टिन को छोड़ देता है। फिर से एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो फिर से ये एनर्जाइज हो जाता है और ये मायोसिन हेड एक्टिन को पकड़कर फिर से खींच देता है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक हमारे ब्रेन से हमारी पेशियों को इम्पल्स जाता रहता है। जैसे ही हमारे ब्रेन कहा कि अब आपको इस तरह से मूव नहीं करना है, शांत हो जाओ, यानी ये साइकिल रोक दो, तो साइकिल रोकने के लिए क्या होगा? हमारे ब्रेन से इम्पल्स आना बंद हो गई। हमारी ब्रेन से इम्पल्स आना जैसे ही बंद होती हैं, तुरंत ही जो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सभी कैल्शियम आयन को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है। और जैसे ही सारे कैल्शियम आयन खींच जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, तो ट्रोपोनिन बिना कैल्शियम के हो जाएगा। जैसे ही ट्रोपोनिन बिना कैल्शियम के होता है, ये एक्टिन के उस स्थान को ढक देगा। एक्टिन के उस स्थान को ढक देता है जहां पर मायोसिन का हेड जुड़ता है। अब मायोसिन चाहकर भी एक्टिन से नहीं जुड़ सकता। बस यही है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है थोड़ा जटिल, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे अगर एकदम जूझ जाइए, जिद पकड़ लीजिए, तो ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आएगा। मनुष्य ने ही तो इसको डिफाइन किया था, हक्सले ने बताया था ये सारी चीज़ें कि हमारी जो पेशियां हैं वो इस प्रकार से संकुचित होती हैं। बस एक बार मैं फिर से बताता हूँ, शुरू से ध्यान से समझिएगा। हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, मसल सेल्स, वो नर्व सेल से जुड़ी होती हैं, ठीक। मसल सेल्स के अंदर क्या होता है? मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रिल होता है। मायोफाइब्रिल में दो प्रोटीन होती हैं, एक्टिन, मायोसिन। यही पेशियों के संकुचन की मुख्य प्रोटीन है और संकुचन में यही सहायता करती हैं। तो इसके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जब हमारे ब्रेन द्वारा इम्पल्स आता है नर्व के माध्यम से, तो पेशी कोशिका और नर्व के बीच में एक जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब खाली जगह। वहां पर न्यूरोमस्कुलर, उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये नर्व सेल है और ये हमारी मसल सेल है, तो इनके बीच में जो गैपिंग है उसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक केमिकल है। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन यहाँ पर पाया जाता है। जो इम्पल्स नर्व के माध्यम से जो इम्पल्स यहाँ से आती हैं, वो इनमें उपस्थित जो केमिकल हैं एसिटिलकोलिन के माध्यम से हमारी मसल सेल्स में जाती हैं। और जैसे ही इम्पल्स मसल सेल्स में पहुँचती हैं, मसल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। जितने भी मसल सेल हैं यानी मसल फाइबर हैं, उन सभी में जैसे ही इम्पल्स पहुँचता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज करती हैं। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज करती है, उन कैल्शियम आयनों को ट्रोपोनिन अवशोषित कर लेता है। और जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम से बंधता है, वो एक्टिन के उस स्थान को छोड़कर चला जाता है जहां पर मायोसिन का हेड को जुड़ना है। अब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, और जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, तुरंत ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग मायोसिन का हेड करता है और ये जाकर एक्टिन से जुड़ जाता है। एक्टिन से जुड़ता है और उस एनर्जी को उपयोग करता है इसको, एक्टिन को एम लाइन की तरफ खींचने में। अब चाहे इधर का देखिए, इधर भी एम लाइन की तरफ खींचेगा, इधर भी एम लाइन की तरफ खींचेगा। एम लाइन की तरफ खींचने में उस ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे ही उस ऊर्जा का उपयोग हो गया, वो
मायोसिन का हेड एडीपी रिलीज कर देता है। जैसे ही एडीपी रिलीज होता है तुरंत दूसरा एटीपी आकर इससे मायोसिन के हेड से जुड़ जाता है, और जैसे ही एटीपी जुड़ता है मायोसिन का हेड एक्टिन को छोड़कर हट जाता है। फिर से जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, एनर्जाइज्ड होता है मायोसिन, फिर से ये जाकर एक्टिन के फिलामेंट से जुड़ जाता है और फिर उस पावर का यूज करके एक्टिन को एमलाइन की तरफ खींच देता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हमारे ब्रेन से इम्पल्स आते रहते हैं। अगर इम्पल्स आना बंद हो जाए, यानी हम कह दें कि अब आपको काम नहीं करना है, यानी आपको ऊपर या नीचे, अभी तो हम कह रहे हैं तो ये साइकिल चल रही है हमारी मसल सेल्स में, लेकिन अगर हम कहते हैं अब बस रुक जाओ, इम्पल्स हमने भेजना बंद कर दिया, तब क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम आयन जो रिलीज हुआ था, जो ट्रोपोनिन पकड़ लिया था, उन सभी कैल्शियम आयन को ट्रोपोनिन से खींच लेता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब सारे कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चला जाता है तो ट्रोपोनिन के पास कोई कैल्शियम आयन नहीं बचता, और इसी कारण ये ट्रोपोनिन फिर उस जगह को बंद कर देता है जहां पर मायोसिन का हेड जुड़ता है। अब चाहकर भी मायोसिन का हेड एक्टिन से नहीं जुड़ सकता। यही है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। बस, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको फिगर को बना लीजिए, ये फिगर आपको पहले से बनाया गया था, एक बार फिर से इसको आप बनाकर तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, और कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप लिख डालिए। जैसे हेडिंग डालेंगे आप पेशी संकुचन की क्रियाविधि, आखिर कैसे पेशी संकुचन की क्रियाविधि संपन्न होती है, इसके बारे में आप लिखेंगे। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाने के लिए हक्सले ने सर्पी तंतु सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, सर्पी तंतु सिद्धांत या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ब्रैकेट क्लोज प्रतिपादित किया। आगे लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। यहाँ पर पतले तंतु किसे कहा गया, थिन फिलामेंट यानी पतला तंतु एक्टिन, थिक फिलामेंट यानी मोटा तंतु यानी मायोसिन। तो हक्सले ने जो सिद्धांत दिया था वो इस सिद्धांत इस बेसिस पे था कि जो पतला तंतु होता है वो मोटे तंतु पर सरकने से होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द एमलाइन की तरफ। अब पेशी संकुचन का आरंभ कहाँ से होता है, तो लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका से या प्रेरक तंत्रिका के द्वारा एक संकेत प्रेषण पेशी संकुचन को भेजा जाता है। यानी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से एक संकेत प्रेषण यानी एक इंपल्स भेजा जाता है, जिससे पेशी संकुचन का आरंभ होता है। आगे लिखेंगे, प्रेरक तंत्रिका तथा पेशीय रेशों के सार्कोलेमा के संधि स्थल को तंत्रिका पेशीय संगम, तंत्रिका पेशीय संगम यहां पे लिखा हुआ है, तंत्रिका पेशीय संगम यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रेरक तंत्रिका व पेशीय रेशों के सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या है, पेशी रेशा का आउटर कवरिंग है, प्लाज्मा झिल्ली। सार्कोलेमा और प्रेरक तंत्रिका के संधि में जहां पर ये दोनों मिलते हैं उनके संधि स्थल को क्या कहा जाता है, तंत्रिका पेशीय संगम यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका आवेग पहुंचने से यानी नर्व इंपल्स पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी ब्रैकेट में एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में क्रिया विभव यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है, ठीक है, समझ में आया। यानी तंत्रिका तंत्र से जो आवेग आता है उससे तंत्रिका पेशीय संगम में एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है, एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में क्रिया विभव यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है या समस्त पेशी रेशों में फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन की वृद्धि से ट्रोपोनिन की एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से बंध बनाकर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम आयन बंध कर एक्टिन के ढके हुए स्थानों को खोल देता है। यानी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त होता है वो कैल्शियम आयन एक्टिन तंतु पर उपस्थित ट्रोपोमायोसिन से बंध कर
एक्टिन के उस बंधन स्थल को खोल देता है जहां से मायोसिन का हेड जुड़ता है। अब आगे लिखेंगे, एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन एक्टिन के उस खुले हुए स्थान से जुड़कर एक क्रॉस ब्रिज बनाता है। इस बंध से जुड़ी हुई ए बैंड केंद्र की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इस बंध से जुड़ी हुई ए बैंड केंद्र की तरफ खींचते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा या संकुचित हो जाता है। ठीक है, देखिए छोटा हो गया, अभी इतना बड़ा था सार्कोमियर, अभी इतना हो गया। ठीक, उसके बाद आगे लिखेंगे, एडीपी और आईपी मुक्त कर मायोसिन सिर विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। आगे लिखेंगे, एक अन्य एटीपी के जुड़ने से क्रॉस सेतु यानी क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। फिर आगे लिखेंगे, मायोसिन शीर्ष एटीपी का जल अपघटन कर पेशी के संकुचन के लिए पुनः क्रिया को दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका आवेग के समाप्त होने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयन को अवशोषित कर लिए जाने से एक्टिन का बंधन स्थल फिर से ढक जाता है। इसके फलस्वरूप जेड रेखा अपने पुनः सामान्य अवस्था में वापस आ जाती हैं। इसे पेशियों का अनुशिथिलन या रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कहते हैं। बस, अब हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं? तो हमने बताया था कि हमारी मांसपेशियों में जब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ग्लाइकोजन का अवायवीय यानी एनारोबिक रूप से विखंडन होने लगता है और इस दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं पेशियों के बार बार संकुचित होने से ग्लाइकोजन का अवायवीय रूप से विखंडन होने लगता है, बिना ऑक्सीजन के विखंडन होने लगता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। हमारी पेशियों में ऑक्सीजन को भंडारित करने वाला एक लाल रंग का मायोग्लोबिन पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, याद कर डालिए तुरंत, अभी बैठे बैठे याद करिए कि हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन को भंडारित करने वाला एक लाल रंग का मायोग्लोबिन पाया जाता है। जिन पेशी में मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक होती है उन पेशी का रंग लाल होता है और ऐसी पेशियों को हम लाल पेशियां कहते हैं। और ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु इनमें भंडारित ऑक्सीजन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। अतः ऐसी पेशियों को हम वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं। ठीक, जिनमें मायोग्लोबिन बहुत अधिक है, ऐसी पेशी को हम क्या कहते हैं? लाल पेशियां। याद करिए, ऐसी पेशियां जिनमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक है। ऐसी पेशियां जिनमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लाल पेशियां, क्योंकि उनका रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि मायोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जिसमें, या प्रोटीन है कह सकते हैं, मायोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन भंडारित होता है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का मायोग्लोबिन होता है। ऐसी पेशियां जिसमें मायोग्लोबिन बहुत अधिक होता है उन पेशियों का रंग लाल हो जाता है, इसलिए ऐसी पेशियों को हम लाल पेशियां कहते हैं। लाल पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के निर्माण हेतु क्या करता है? इनमें भंडारित ऑक्सीजन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर सकता है, इसलिए ऐसी पेशियों को हम वायुजीवी पेशियां कहते हैं। वायुजीवी पेशियां कहा जाता है। ऐसी पेशियां जिसमें मायोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में है, ऐसी पेशियों का रंग श्वेत होता है। ऐसी पेशियों को हम
श्वेत पेशियां यानी सफेद पेशियां कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है, लेकिन इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी पेशी द्रव्य जालिका, इनमें पेशी द्रव्य जालिका यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक। ऐसी पेशियां, श्वेत पेशियों में अवायवीय विखंडन होता है, अवायवीय रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है, विखंडन। ठीक है, बस ये था आज का टॉपिक। पेशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई, पेशी कैसे कार्य करती है इनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी खत्म। अब इसके बाद जो आता है वो होगा कंकाल के बारे में, हड्डियां कौन कौन सी पाई जाती हैं इसके बारे में आप लिख डालिए। जितना आपने पेशी संकुचन की क्रियाविधि के बारे में लिखा उसके नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे पेशियों के बार बार उत्तेजित होने से उनमें ग्लाइकोजन के अवायवीय विखंडन से लैक्टिक अम्ल बनता है और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियां थक जाती हैं। फिर आगे आप लिखेंगे पेशियों में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का मायोग्लोबिन होता है। जिन पेशियों में मायोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उनका रंग लाल होता है और ऐसी पेशियां लाल पेशियां कहलाती हैं। ऐसी पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाया जाता है जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। ऐसी पेशियों को वायुजीवी पेशियां कहा जाता है। ऐसी पेशियां जिनमें मायोग्लोबिन कम मात्रा में पाया जाता है उनका रंग श्वेत होता है, ऐसी पेशियों को श्वेत पेशियां कहते हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम पाया जाता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें अवायवीय विखंडन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। बस ये था आपका आज का टॉपिक, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। आज के टॉपिक में आपने जाना कि किस प्रकार से हमारी पेशियां यानी मसल्स वर्क करती हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा पार्ट 5, उसमें आपको कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, मनुष्य के स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप दे दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हमारी पेशी में, पेशी बंडल के अंदर पेशी रेशे पाए जाते हैं, उस पेशी रेशे में जो तंतु होता है उसे क्या कहा जाता है। दूसरा, पेशी तंतु किन दो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, एफ एक्टिन धागे किस गोलाकार प्रोटीन से मिलकर का बहुलीकरण होता है, किस गोलाकार प्रोटीन का बहुलीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोमायोसिन के थोड़े थोड़े अंतराल पर 3 गोलाकार पेप्टाइड प्रोटीन का समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं तथा वह क्या कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिन प्रोटीन किसका बहुलीकरण होता है। नेक्स्ट, मेरोमायोसिन के 2 जो मुख्य भाग हैं सिर और पूंछ, सिर को और किस नाम से जाना जाता है और पूंछ को और किस नाम से जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन तथा पेशी कोशिका यानी मसल फाइबर के संधि स्थल को क्या कहा जाता है, उसमें कौन सा केमिकल होता है जो आवेग को तंत्रिका से पेशी कोशिका के सार्कोलेमा तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, किस प्रकार से मायोसिन हेड पेशी कोशिकाओं को संकुचित करती हैं। बस इतने क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे के टॉपिक्स के लिए आप बने रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।